हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर की पिछली दो क्लासेस में हमने रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, न्यूरॉन्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है और आज की क्लास में उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ते हैं ब्रेन और इसके डिफरेंट पार्ट्स के काम। हमारे चैप्टर के आगे वाले पार्ट्स हमको कंटिन्यू करें और सबसे पहले अब हम आज की क्लास में पढ़ना स्टार्ट करते हैं ब्रेन के बारे में। सबसे पहले हम ये जाने कि ब्रेन है क्या। तो ब्रेन जो है, ये ब्रेन या हमारा मस्तिष्क किस काम को कंट्रोल करता है। तो ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। अगर ब्रेन ना हो तो हम किसी भी चीज से समन्वय स्थापित कर ही नहीं पाएंगे। यानी कि जितना भी काम हम कर रहे हैं, हमारी बॉडी कर रही है, जो भी काम हम कर रहे हैं वो जुड़ा हुआ किससे है? हमारे ब्रेन से। बिना ब्रेन की मदद के हम कोई काम कर ही नहीं सकते। लेकिन जितने भी काम हम हमारे दैनिक जीवन में कर रहे हैं जिनमें ब्रेन मदद कर रहा है, वो ऐसा सच नहीं कि ब्रेन एक चीज है जो कि हमारे सारे काम को पूरा कर रहा है। ब्रेन जो है कई पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। मेनली 3 पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, जिनके अंदर ये बटा हुआ होता है। अब 1 बाय 1 हमारा जो सिलेबस है उसमें हमें ये जानना है कि ब्रेन की जो पार्ट्स हैं ये क्या क्या काम करते हैं। क्वेश्चन अधिकतर आपसे यही पूछा जाता है कि ब्रेन के इस पार्ट को, ब्रेन का कौन सा हिस्सा, हमारे शरीर से जुड़े इस काम को ब्रेन का कौन सा हिस्सा कंप्लीट कर रहा है। तो मेनली हमें ये याद करना है कि ब्रेन की जो 3 पार्ट्स हैं वो किस किस काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए, हम नोट करते हैं। फोर ब्रेन, हिंदी में से कहते हैं अग्र मस्तिष्क। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क और थर्ड वन इज हाइंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क। ये तो बात हो गई ब्रेन के 3 हिस्सों की जिनके अंदर के हमारा ब्रेन बटा हुआ है। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं हम। अब ब्रेन जो है हमारा, ये एक गोल लाइक स्ट्रक्चर है। ये भी बीच में से 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है और लेफ्ट और राइट पार्ट होता है ब्रेन का भी। और ब्रेन का जो लेफ्ट और राइट पार्ट होता है उनको जोड़ने का काम कौन करता है? कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, इसमें आप नोट कीजिए, इट जॉइंस द लेफ्ट एंड राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन। यानी कि दोनों हिस्सों को जोड़े रखने का काम कौन करती है? कॉर्पस कैलोसम। इट जॉइंस द लेफ्ट एंड राइट ब्रेन या लेफ्ट एंड राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये आपको नोट करना है, कॉर्पस कैलोसम। अब हम पढ़ते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं, देखिए, जो फोर ब्रेन है ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। ठीक है, ब्रेन 3 हिस्सों में बटा है, उन 3 हिस्सों में सबसे बड़ा पार्ट है फोर ब्रेन। और ये जो मिड ब्रेन है ये स्मॉलेस्ट पार्ट है। पहली बात तो ये नोट कर लो कि फोर ब्रेन और मिड ब्रेन जो है ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पार्ट है किसके? ब्रेन के। अब हम 1 बाय 1 करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फोर ब्रेन के बारे में। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया? कुछ रह रहा है तो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो फोर ब्रेन है ये बटा हुआ है 2 हिस्सों में। ठीक है, फोर ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं और 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं उनको अब हम नोट करते हैं। देखिए, फोर ब्रेन जो है ये बटा हुआ है सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन में। ये 2 पार्ट्स हैं किसके? फोर ब्रेन के, सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन। अब ये जो डायनसेफेलॉन है ये भी एज सच 2 पार्ट्स में बटा हुआ होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये देखिए, नोट करते जाओ, सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन, और ये बटा हुआ है थैलेमस और हाइपोथैलेमस में। अब जितने भी इंपॉर्टेंट काम है ना वो कौन कंप्लीट कर रहा है? तो जितने भी इंपॉर्टेंट काम है वो कंप्लीट कर रहा है ये।
कौन से इंपॉर्टेंट काम? देखना, सोचना, समझना, रीजनिंग, पहचानना, याद करना, ये सारे काम कौन कर रहा है? सेरिब्रम। तो अब आपने ये नोट कर लिया, इसी तरह इनको नोट कर लो। यहाँ हम इनके काम नोट करते जाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि सेरिब्रम हमारी बॉडी के किन किन कामों को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो नोट करो ऑल मेंटल एबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ लिखो मेंटल एबिलिटीज जो हैं ब्रेन की, वो किसकी वजह से हैं? हमारे सेरिब्रम की वजह से। ठीक है, मेंटल एबिलिटीज थिंकिंग, परसेप्शंस, मेमोरी। नोट करते जाओ वन बाय वन। मेंटल एबिलिटीज थिंकिंग, परसेप्शंस, मेमोरी, रीजनिंग, इमोशंस, एंड स्पीच। ये देखो, तो ये देख लो कि जितने जितने मेन काम है ना, ये कौन कंप्लीट कर रहा है? सेरिब्रम कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और किसकी तरफ चलते हैं? डायनसेफेलॉन की तरफ चलते हैं। डायनसेफेलॉन के अंदर पहला पार्ट है थैलेमस। इट एक्ट्स एज अ रिले सेंटर। रिले सेंटर मीन्स कि सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? थैलेमस कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है हाइपोथैलेमस। ठीक, इट कंट्रोल्स, क्या क्या कंट्रोल कर रहा है? बॉडी टेम्परेचर, स्लीप साइकिल, हार्ट बीट एंड हंगर। ये तो ये पता चल गया हमको कि जितने भी मेन काम है ना ब्रेन के, हमारी बॉडी के, वो कौन कंप्लीट कर रहा है? हमारा फोर ब्रेन कंप्लीट कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ देखो मेंटल एबिलिटी हो गई आपकी, सोचना, परसेप्शन बनाना किसी चीज के लिए, याद करना, याददाश्त। देखो फोन पे हम किसी अननोन नंबर से फोन आता है ना, और आवाज सुन के पहचान जाते हैं कि वो बोल रहा है। कैसे? आपको याद रहता है, ब्रेन के किसी पार्ट में वो चीज याद रहती है कि आवाज है किसकी। रीजनिंग, आपकी मैथमेटिकल एबिलिटीज की, कितनी जल्दी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। इमोशंस, आपके फीलिंग्स जितनी भी हैं, और स्पीच, क्या बोलना है, कब बोलना है, किस बात का क्या जवाब देना है, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं आपके सेरेब्रम से। डायनसेफेलॉन दूसरा पार्ट ब्रेन का, किसका? फोर ब्रेन का। ठीक है, थैलेमस हाइपोथैलेमस में बटा हुआ है। थैलेमस रिले सेंटर जो सूचना मिली उसको आगे पहुंचाने का काम कर रहा है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है आपका बॉडी टेम्परेचर, आपकी स्लीप साइकिल। देखो हम सोते हैं ना, तो सोने के बाद कुछ पता नहीं रहता, लेकिन फिर भी एक फिक्स टाइम पर हमारी आंख खुल जाती है, चाहे आप लेट उठते हैं चाहे जल्दी उठते हैं। लेकिन फिर ऐसे थोड़ी होता है कि हम सोते ही रहते हैं 2-2 दिन तक। नहीं, आंख तो खुलती है हमारी, भले ही लेट उठते हैं या जो भी रीजन है किसी कारण से। तो स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है। हार्ट बीट हमारी कंट्रोल करता है कौन? हाइपोथैलेमस। एंड हंगर, भूख लग रही है या नहीं लग रही है, कब लग रही है, ये सारे काम भी कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस कर रहा है। जल्दी से इनको नोट कर लो और फिर आगे बढ़ते हैं, मिड ब्रेन को पढ़ते हैं। ये आपका फोर ब्रेन कंप्लीट हो गया। दिस वन इज फोर ब्रेन। क्लियर? फटाफट इसी तरह नोट कर लो और अगले पेज पर लिख लो मिड ब्रेन। और अब हम पढ़ते हैं मिड ब्रेन के बारे में। बहुत छोटे से काम है, इसके कोई ज्यादा काम नहीं है। हाँ, अब देखो फोर ब्रेन जो है ना, इसमें एक चीज नोट करने हम भूल गए कि फोर ब्रेन जो है ये हमारे सारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। वॉलेंट्री एक्शंस मीन ऐच्छिक क्रियाएं सारी। ऐच्छिक क्रियाएं जो है ना हमारी, वो सारे कौन कंट्रोल कर रहा है? वो सारी कंट्रोल कर रहा है हमारा फोर ब्रेन। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं और बढ़ते हैं किसकी तरफ? वॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल हो गए किससे? फोर ब्रेन से। अब हम आ जाते हैं मिड ब्रेन पर। इसको मैं रख कर रही हूँ, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं मिड ब्रेन पर। पहली बात तो मिड ब्रेन में हमने नोट कर लिया कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट है ब्रेन का। पहली बात कंट्रोल्स, यही नोट कर रही हूं मैं। देखो इट कंट्रोल्स, पार्ट्स में बटा हुआ नहीं है क्योंकि स्मॉलेस्ट पार्ट है। इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री मतलब जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जो बॉडी में ऑटोमेटिक कंप्लीट होते रहते हैं। पहली बात तो इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस। कौन? मिड ब्रेन। दूसरी बात ये क्या कर रहा है कि इट एक्ट्स, नोट करो, इट एक्ट्स
एज अ ब्रिज बिटवीन, किस किस के बीच में, फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, यानी कि वो सूचना जो कहाँ जाएगी, हाइंड ब्रेन में जाएगी, वो फोर ब्रेन से मिड ब्रेन में आएगी और मिड ब्रेन से हाइंड ब्रेन तक जाएगी। यानी कि अग्र मस्तिष्क से सूचना एज सच पश्चिम मस्तिष्क में नहीं जा सकती, अग्र मस्तिष्क के पास बाद उसे मध्य मस्तिष्क में आकर पीछे पश्चिम मस्तिष्क में जाना पड़ेगा। तो ये एक तरह से ब्रिज यानी पुल के रूप में काम कर रहा है इन दोनों के बीच में। नोट कर लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है पहली बात, और बाद में लिख लो कि इट इज रिलेटेड टू द सेंस ऑफ हियरिंग एंड साइट। देखने और सुनने से रिलेटेड जो सूचनाएं हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं, हमारे मिड ब्रेन से जुड़ी हुई हैं। फिर इसके बाद आगे जब हम हाइंड ब्रेन पढ़ लेंगे तो हम ये जानेंगे कि कई सारी ऐसी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं जो कि मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों के साथ में काम करने से कंप्लीट होती हैं। नोट कर लिया, मिड ब्रेन हो गया। अब हम आते हैं हाइंड ब्रेन की तरफ और हाइंड ब्रेन के एक्शंस को नोट करते हैं। ठीक है, रख कर रही हूं मैं इसको। अब हम आ जाते हैं हमारे ब्रेन के लास्ट पार्ट की तरफ, दैट इज हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन को नोट करते हैं। हाइंड ब्रेन जो है ये भी 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला है सेरिबेलम, ठीक है, पोन्स, एंड थर्ड वन इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। पढ़ा है आपकी बुक में, देखो नोट किया होगा आपने, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम जो है ये हमारी बॉडी के मेंटेन्स posture of the body, maintains posture of the body, है ना, and balancing the body, and balance of the body। देखो आप चल रहे हो, साइकिल चला रहे हो एक स्ट्रेट लाइन में, आप चल रहे हो ऐसे झूमते हुए नहीं चल रहे हो, एकदम सीधे स्ट्रेट चल रहे हो। एक निश्चित पोस्चर है आपकी बॉडी का, एक निश्चित फिजिक है आपका, और उसको कंट्रोल करने का काम सबसे पहले तो आपके किसका, स्केलेटन का, और स्केलेटन के बाद किसका, उस पोस्चर को मेंटेन करके रखने का काम आपके सेरिबेलम का। तो एक निश्चित दूरी के हिसाब से कदम रखकर आप चल रहे हो, बॉडी का पोस्चर मेंटेन कर रहे हो, ये सारे काम कर रहा है आपका हाइंड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन का भी कौन सा हिस्सा, हाइंड ब्रेन का भी सेरिबेलम नाम का पार्ट। इसके बाद बात करते हैं पोन्स की। पोन्स जो है ये रिलेटेड है हमारी ब्रीदिंग रेट से, ब्रीदिंग रेट एंड स्लीप साइकिल। मैंने कहा ना कि कई सारी इनवॉलेंट्री एक्शंस जो हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों से जुड़ी हुई हैं। इसके बाद आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये कंट्रोल करता है कई सारे कामों को, हमारी हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को, नोट करते जाओ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ब्रेन का, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ब्लड प्रेशर को, कफ, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, ये देखो इतने सारे काम जो हैं ये कौन कर रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल कर रहा है। साथ ही साथ रेस्पिरेशन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ये सारे काम कंट्रोल कर रहा है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो हम ये देख रहे हैं कि ब्रेन की जो तीनों पार्ट्स हैं अलग अलग कामों को कंप्लीट कर रहे हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन इतने सारे कामों को कंप्लीट कर रहा है। साथ ही साथ ये जो है ना ये काम, ये मिड ब्रेन का भी इनके अंदर, जैसे स्नीजिंग है, वॉमिटिंग है, कफ है, इसके अंदर मिड ब्रेन भी जुड़ा हुआ होता है। और इस तरह ये जो ब्रेन के तीनों पार्ट्स हैं ये अलग अलग कामों को कंट्रोल करते हैं। अब ब्रेन जो है ये हमारे शरीर के अंदर जो ब्रेन है ये किस तरीके से सेफ रहता है उसके बारे में हम जानते हैं। तीनों पार्ट्स के काम आप नोट कर लो। और अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन। चलिए,
आगे बढ़ते हैं। देखिए ब्रेन जो है ये एक बोनी बॉक्स के अंदर, बोनी बॉक्स मतलब ऐसे नहीं कि बॉडी में जैसे हमारे हाथ पैर आंखें जैसे है, ब्रेन जो है बहुत एक डेलिकेट ऑर्गन है जिसको कि एक हड्डियों के कवर के अंदर रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज क्रेनियम, है ना। एक बोनी बॉक्स के अंदर ये पाया जाता है हमारी बॉडी में, जिसे कि क्रेनियम कहा जाता है। और ये क्रेनियम क्या है, इट इज पार्ट ऑफ आवर स्कल, है ना, हमारी स्कल का एक पार्ट है। अब ये जो ब्रेन होता है ये 3 अलग अलग मेम्ब्रेन से, ठीक है, 3 मेम्ब्रेन से लेयर्ड होता है, ठीक है, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर और एरेक्नोइड। ये 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं और इन तीनों के बीच में, ये ऐसा सच नहीं होती, इन तीनों के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है जिसे कहा जाता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो एक डेलिकेट ऑर्गन और बाहर जैसे बलून में पानी भरा हुआ है उस तरीके से सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बाहर है। अब इसका काम क्या है कि ब्रेन पर अगर कोई चोट लगे तो इन तीनों मेम्ब्रेन्स में भरे इस फ्लूइड में ही वाइब्रेशन होके रह जाए, अंदर ब्रेन तक चोट ना पहुंचे। और इस तरह ब्रेन जो है हमारा प्रोटेक्टेड रहता है, कहां पर, हमारी स्कल के अंदर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो चलो अब आगे बढ़े। अब ये तो बात हो गई किसकी, ब्रेन की और ब्रेन के पार्ट्स की, किस तरीके से ह्यूमंस में कोऑर्डिनेशन हो रहा है अलग अलग एक्टिविटीज से रिलेटेड। अब हम जब बात करते हैं लिविंग बींग्स की, तो लिविंग बींग्स में प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं। हमारे अंदर जो कोऑर्डिनेशन है वो हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर ना कोई ब्रेन है ना, ना कोई रिफ्लेक्स एक्शन है, लेकिन फिर भी प्लांट्स कोऑर्डिनेट करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग। कैसे करते हैं, उसके लिए प्लांट्स के अंदर 2 तरह के मूवमेंट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट वन आर नेस्टिक मूवमेंट्स एंड सेकेंड वन आर ट्रॉपिक मूवमेंट्स। इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट्स को। सबसे पहले हम जानते हैं ये नेस्टिक मूवमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो ये जो नेस्टिक मूवमेंट्स हैं ये होते हैं नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स in response to any stimulus। यानी कि कोई एक्टिविटी हुई और उसके रेस्पॉन्स में, उसके जवाब में प्लांट ने जो रेस्पॉन्स दिया या जो मूवमेंट किया वो किस श्रेणी में आएगा, नेस्टिक मूवमेंट। यानी कि ये जो मूवमेंट है इट इज नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ, है ना, नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ, नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ। लेकिन ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं दीज आर रिलेटेड टू ग्रोथ। ये जो मूवमेंट्स होते हैं इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे बाद में, पहले हम नेस्टिक मूवमेंट्स को पढ़ते हैं रिलेटेड टू ग्रोथ। इतना आपने नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले नेस्टिक मूवमेंट्स को पढ़ते हैं, ठीक है। नेस्टिक मूवमेंट्स जो हमको पढ़ने हैं वो मेनली 2 ही तरह के हैं। देखो कौन कौन से नेस्टिक मूवमेंट आपको पढ़ने हैं वो देखो। फर्स्ट वन इज थिग्मोनेस्टी। एग्जाम्पल याद आया, थिग्मो, थिग्मो का मतलब होता है टच, है ना, समझ में आ गया। एक प्लांट जिसका आपने नाम सुना है टच मी नॉट, सुना है, टच मी नॉट प्लांट, हिंदी में आप इसका नाम याद करो, क्या नाम होता है इसका, इसका नाम होता है छुई मुई का पौधा, है ना। छुई मुई के पौधे की लीव्स अगर आपने देखी हो ना, अगर आपने खुद करके देखा हो तो लीव्स को हल्का सा टच करते ही क्या होता है, जैसे मुरझा जाता है ना पौधा, ऐसे एकदम लटक जाती हैं उसकी पत्तियां
और थोड़ी देर तक हम जब उसे छूते नहीं है तो दोबारा पहले वाली कंडीशन में आ जाता है। तो ये जो पौधा है किस वजह से इसमें मूवमेंट हो रहा है? ड्यू टू टच। मैंने यहाँ क्या लिखा? नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलस। यहाँ स्टिमुलस क्या था? आपने उसको टच किया, आपने टच किया, भले उसके ऊपर पानी गिराया, भले तेज बारिश उसके ऊपर गिरी, दीज आर ऑल कॉल्ड टच। ठीक है, तो ये टच मी नॉट प्लांट में जो मूवमेंट है, पत्तियों को मुरझा जाना, ये थिग्मोनेस्टी की श्रेणी में आता है। दूसरा है फोटोनेस्टी। फोटो मीन्स लाइट। तो आप जानते हो कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं, सुबह खिल जाते हैं और शाम होते ही अपने आप बंद हो जाते हैं। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर जो रेस्पॉन्स होता है लाइट के अकॉर्डिंग, उसको कहा जाता है फोटोनेस्टी। जैसे डेंडेलियन फ्लावर होता है, ठीक है, ये जो डेंडेलियन फ्लावर है सुबह खिल जाता है और शाम होते ही अपने आप मुरझा जाता है, और ये कहलाता है फोटोनेस्टी। अब हम आ जाते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स पर। नेस्टिक मूवमेंट इतने ही थे हमारे कोर्स में जिनको हमने पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं किस पर? ट्रॉपिक मूवमेंट्स पर, जो कि हमारा अगला टॉपिक है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको कि बस एक बार सुन लेना हम अच्छे से तो भी हमें याद हो जाता है। तो चलो अब हम बढ़ते हैं अगले मूवमेंट पर, दैट इज ट्रॉपिक मूवमेंट्स। सेकेंड वन आर ट्रॉपिक मूवमेंट्स। तो नोट करें पहले तो ये होते क्या है ट्रॉपिक मूवमेंट्स। चलो, ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स that take place along a definite growth related movements that take place along a particular direction are called ट्रॉपिक मूवमेंट्स। यानी वो मूवमेंट जो एक निश्चित दिशा में ही होगा, और किसकी वजह से होगा? ग्रोथ की वजह से। जैसे कि स्टेम है ना, स्टेम जब लेंथ में बड़ा होगा तो किस तरफ जाएगा? सूर्य के प्रकाश की तरफ जाएगा। तो वो मूवमेंट क्या कहलाएगा? ट्रॉपिक मूवमेंट। पौधे की जड़ की लंबाई बढ़ रही है तो वो मिट्टी में और गहरी जाएगी, तो एक डायरेक्शन है उसका फिक्स है कि किसको सूर्य की तरफ जाना है, किसको मिट्टी में और नीचे की तरफ, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ जाना है। दीज टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट्स। वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। सबसे पहला फोटोट्रॉपिज्म। फर्स्ट वन फोटोट्रॉपिज्म। अब डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी है कि ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट और अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म यानी कि ग्रोथ अकॉर्डिंग टू लाइट, या ग्रोथ अकॉर्डिंग टू लाइट। अब दो तरह का होगा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है ना, यानी कि ग्रोथ अकॉर्डिंग टू लाइट हो जाएगी, और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म ग्रोथ अगेंस्ट लाइट हो जाएगी। अब पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कौन शो करेगा? शूट पार्ट जानते हो ना, रूट और शूट। रूट वो पार्ट जो मिट्टी के अंदर है, शूट मिट्टी के ऊपर वाला सारा हिस्सा। तो जो शूट है प्लांट का, वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है। ये जो है तना, पत्तियां, शाखाएं, फूल, फल, ये सब किस दिशा में ग्रोथ कर रहे हैं? सूर्य के प्रकाश की दिशा में। तो ये कहलाएगा शूट, है ना। और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कौन शो करेगा? रूट्स, है ना। रूट्स हमेशा किधर जाएंगी? प्रकाश के विपरीत दिशा में, तो वो शो करेंगी नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। चलो, तो ये तो कंप्लीट हो गया हमारा फोटोट्रॉपिज्म। आगे बढ़ते हैं जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म, है ना। यहां ग्रोथ किसके अकॉर्डिंग होगी? ड्यू टू ग्रेविटी, या तो ग्रेविटी की तरफ और या ग्रेविटी के अगेंस्ट।
अब अगेन दो पार्ट्स, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। आप देखो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि जियोट्रॉपिज्म का क्या मतलब है, ग्रेविटी की तरफ जाना। तो जड़ें जाएंगी ग्रेविटी की तरफ और तना जाएगा ग्रेविटी के विपरीत दिशा में। तो यहाँ जस्ट अपोजिट हो जाएगा। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कौन शो करेगा, रूट्स, और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कौन शो करेगा, शूट। शूट में सारे पार्ट्स आ गए प्लांट के, जो कि मिट्टी के ऊपर हमें दिखाई देते हैं। जल्दी से नोट कर लो, आगे वाले ट्रॉपिक मूवमेंट्स को पढ़े। चलो अगला पढ़ ले। अब है कीमोट्रॉपिज्म। थर्ड वन इज कीमोट्रॉपिज्म। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये ग्रोथ है किसके अकॉर्डिंग, केमिकल्स के अकॉर्डिंग, इन द डायरेक्शन ऑफ केमिकल्स। इसका एग्जांपल जो कि आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जरूरी है, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। पोलन ट्यूब फॉर्मेशन जो कि क्या है, पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म का एग्जांपल है। ठीक है, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन इसके लिए आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद है हाइड्रोट्रॉपिज्म। यहाँ ग्रोथ हो रही है किसके रेस्पॉन्स में, वाटर के रेस्पॉन्स में। तो यहाँ अपन वाटर प्लांट्स की बात कर सकते हैं जो कि पानी में होते हैं। पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म रूट्स शो करेंगी, नीचे की तरफ जाएंगी। नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करेगा लीफ और शूट वाला पार्ट किसका, जो प्लांट्स कहाँ उग रहे हैं, पानी के अंदर उग रहे हैं। इस तरीके से ये हमने ट्रॉपिक मूवमेंट सारे पढ़ लिए। अब ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं, ये मेनली हमको जो याद करने हैं वो है जियोट्रॉपिज्म और कौन सा वाला, एक तो जियोट्रॉपिज्म और फर्स्ट वन जो हमने पढ़ा था फोटोट्रॉपिज्म। ठीक, कीमोट्रॉपिज्म आपने पढ़ लिया, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन ये आपको याद रखना है, प्लस आपको एक और याद रखना है माइमोसा प्यूडिका, यानी कि छुई के पौधे वाला मूवमेंट। ठीक है, अब इस चैप्टर का केवल बहुत छोटा सा पार्ट हमारा बच गया, एक तो प्लांट हार्मोन्स और एक एनिमल हार्मोन्स। बहुत थोड़े से टाइम में हम उसको अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक आज तक की क्लास में से इंपॉर्टेंट आपको ब्रेन के तीनों पार्ट्स बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं, प्लस उनके फंक्शंस बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। यहाँ पर ये जो है आपका कीमोट्रॉपिज्म, ये आपको अच्छे से याद करना है, जियोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के अंदर और अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे हमारे इस चैप्टर को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।